सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। खबर दिल्ली से है। पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है आज। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। 17 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया जाएगा। 107 लोगों को पद्म सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसमें देश के पहले सीडीएस विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है। कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण, साइरस पूनावाला को पद्म भूषण, इसके अलावा नीरज चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान मिला है। गायक सोनू निगम को भी पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। तो कुल 107 लोगों के नाम हैं पद्मश्री की सूची में, और इसमें मध्य प्रदेश से 5 लोगों के नाम भी शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश के 5 लोगों को पद्म पुरस्कार मिलेंगे। पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कला क्षेत्र में अर्जुन सिंह दुर्गे को पद्मश्री, साहित्य के क्षेत्र में अवध किशोर जाड़िया को पद्मश्री, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा को मेडिसिन के क्षेत्र में पद्मश्री, दुर्गाबाई व्याम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री, और साथ ही साथ राम सहाय पांडे को भी कला क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा जाएगा। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, और नागरिक सम्मान जिन्हें प्रदान किए गए उन 5 लोगों को मध्य प्रदेश से पद्मश्री अवार्ड दिया जाना है। चलिए आपको आज का कोरोना का अपडेट भी बता दें। मध्य प्रदेश में आज 9,451 कोविड के नए मरीज मिले। मध्य प्रदेश 24 घंटे के दौरान 7 मरीजों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई है। आज 8,467 मरीज डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 70,870 है। 95,996 लोगों को आज की तारीख में वैक्सीन भी लगाया गया। ये 24 घंटे के आंकड़े आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 8,467 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। 70,870 एक्टिव केस हैं। 95,996 लोगों का आज वैक्सीनेशन हुआ है। सारे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस मनाया जाना समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं। मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर सुबह 9 बजे होगा। परेड में कुल 14 टुकड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें से एक टुकड़ी छत्तीसगढ़ पुलिस की भी शामिल है। 16 सांस्कृतिक झांकियां निकलेंगी। मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल परेड की सलामी लेंगे, समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। वहीं जबलपुर में प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल की गई। जबलपुर के राइट टाउन स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। राज्य स्तरीय और जिला मुख्यालयों पर होने वाले समारोह को लेकर शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक समारोह आयोजित हो सकेंगे, लेकिन स्कूली बच्चे परेड देखने नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने पुलिस सेवा के अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस महकमे के खाते में 24 पदक आए हैं। आईपीएस तरुण नायक, एसआई हिम्मत सिंह, हेड कांस्टेबल बैसाखू लाल को वीरता के लिए पुलिस पदक दिया गया। एडीजी आरके गुप्ता, डीएसपी सुभाष सिंह, डीजीपी विवेक जौहरी के स्टेनो निरंजन कुमार श्रीवास्तव और पीएचक्यू की सीआईडी शाखा में पदस्थ हेड कांस्टेबल लल्लूराम त्यागी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला है। इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा समेत 15 पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक दिया गया है। समारोह पूरे गरिमा और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 26 तारीख को माननीय प्रभारी मंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा। आज उसकी फाइनल रिहर्सल हुई है
और हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। किराएदारों की चेकिंग की जा रही है, होटल ढाबा लॉजेस की चेकिंग की जाएगी, जिसमें कि संदिग्ध अगर कोई प्रतीत होता है गुंडा बदमाश तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अगर होगी। जो लिस्टेड गुंडे हैं उनकी भी चेकिंग की जाएगी और कुल मिलाकर के हम एक शांत और अच्छे तरीके से हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल की सभी सरकारी इमारतों को रोशन किया गया। राजभवन, विधानसभा भवन, वल्लभ भवन, मंत्रालय रोशनी से जगमगा रहा है। इमारतों की खूबसूरती लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई। राजनीतिक दलों के दफ्तर भी रंगीन रोशनी से नहाए हुए हैं, जगमग हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। बीते 3 साल से सरकार हर साल औसतन 25,000 करोड़ का कर्ज ले रही। यही वजह है कि सरकार पर अब तक 2,54,000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है, यानी प्रदेश के हर व्यक्ति पर 36,000 रुपए का कर्ज है। हाल ही में सरकार ने 2,000 करोड़ का नया कर्ज लिया, जिसकी अवधि 20 साल की है। ये कर्ज बॉन्ड के जरिए लिया गया। एक्सपर्ट की माने तो लगातार कर्ज बढ़ने से योजनाओं पर असर पड़ता है। बेहतर यह है कि सरकार अपनी आय बढ़ाने की कोशिश करे। इस मामले में बीजेपी का कहना है विकास कार्यों के लिए सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, जबकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है, जिसका भुगतान आम जनता को अपनी जेब से करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के जो तय मापदंड हैं उसके भीतर सीमा के अंदर अगर कर्ज लिया जाता है तो बुरा नहीं है। कर्ज लेकर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और उसकी रिप्रोडक्टिविटी क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और मुझे लगता है कि जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं वो इस दायरे में कर्ज लेने को अच्छा मानते हैं। जो जनता के टैक्स की कमाई है इसका भी दुरुपयोग कर रहे हैं और इसको लेके एक बड़ी ब्याज की राशि 25,000 करोड़ दी जा रही, तो निश्चित तौर पे जो प्रदेश के जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, जो टैक्स का पैसा जो विकास में खर्च होना था वो कर्ज में खर्च हो रहा है, ब्याज में खर्च हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रदेश पीछे जा रहा है। मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर ही कराई जाएंगी, यानी कि स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा देनी पड़ेगी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच में ऑफलाइन परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट के फैसले का आधार राज्य सरकार के उस जवाब को बनाया गया जिसमें कोरोना संक्रमित छात्रों को परीक्षा के लिए दूसरा मौका देने की बात कही गई। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमित या बीमार छात्रों के लिए 15 दिन बाद अलग से परीक्षाएं लेने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हाईकोर्ट ने इस जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले पर दायर याचिका का निराकरण कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कह रहे हैं। कोरोना काल में कॉलेजेस में ऑफलाइन एग्जाम करवाने के खिलाफ लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से याचिका लगाई गई थी। 1300 कॉलेजों के 30 लाख छात्रों की परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों ली जा रही हैं? क्यों हमारे स्वास्थ्य और जान को जो है झोंका जा रहा है परीक्षाओं के तले? इन सभी तथ्यों पर न्यायालय ने सुना, किंतु राज्य शासन से सहमत होते हुए उन्होंने ये व्यवस्था दी कि दूसरा मौका उनको दिया जाए सभी छात्रों को और परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएं। इस मामले में हम राय मशवरा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना फायर एनओसी के अस्पतालों के संचालन को गंभीरता से लिया। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को नोटिस दिया। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में याचिका लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई। याचिका में ऐसे अस्पतालों को लाइसेंस देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। ये कहा गया कि जबलपुर के 165 अस्पतालों में से 53 निजी अस्पतालों के पास फायर एनओसी है ही नहीं। का अवहेलना करते हुए सीएमएचओ द्वारा उनको मान्यता दी गई थी। हमने इसी बात को जनहित याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय में चुनौती दी है और हमने मांग की है कि ऐसे सभी अस्पतालों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किए जाएं और जांच करके जिन व्यक्तियों ने इनकी मान्यता जारी की है या जिन्होंने भी इसके निरीक्षण किए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। जबलपुर में बीजेपी नेता राममूर्ति मिश्रा पर संतों को धमकाने और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। आरोप लगाते हुए आज कई संतों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। एसपी ऑफिस पहुंचे साधु संतों के मुताबिक रामपुर साई नाका में स्थित एक प्राचीन मंदिर में बीते 17 सालों से अखंड रामायण करते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेता राममूर्ति मिश्रा मंदिर की जमीन पर कब्जा चाहते हैं। साधु संतों को मंदिर से हटाकर उन पर जानलेवा हमला करवाने की धमकी दी। साधु संतों का कहना है कि बीजेपी नेता राममूर्ति मिश्रा के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब साधु संतों ने एकजुट होकर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। इधर
पुलिस अधिकारियों ने संतों की शिकायत पर जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोई थाने वाले कोई सुन नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग एसपी ऑफिस आए, कलेक्टर साहब के पास गए हैं। अब जहाँ ये लोग नहीं सुनेंगे तो हम लोग अपना आंदोलन शुरू करेंगे। बाबा लोग 17 साल से जो रामायण चल रही है, उस रामायण को बंद कराने का राममूर्ति मिश्रा बोलता है। वहाँ हक जमाना चाहता है, मतलब जमीन में कब्जा हो गया। मंदिर में थोड़ा सा कुछ पैसा लगा दिया है, तो मंदिर को बंद करवाने का सोचता है। जिस संबंध में उसका टाइटल क्या है और क्या विवाद है, इस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है और राजस्व विभाग से भी उसकी जानकारी लेकर। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने आज नेशनल क्रिकेटर मध्य प्रदेश अंडर 19 टीम की कप्तान अनुष्का शर्मा को घर जाकर सम्मानित किया। मंत्री सिलावट गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनुष्का शर्मा के घर पहुंचे और उनको शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। सिलावट ने अनुष्का को शुभकामनाएं दी। अनुष्का शर्मा मध्य प्रदेश के साथ भारतीय अंडर 19 गर्ल्स वनडे चैलेंजर ट्रॉफी में इंडिया बी की कप्तान हैं। अनुष्का शर्मा की कप्तानी इंडिया बी ने पिछले साल चैलेंजर ट्रॉफी पर कब्जा भी किया था। ओपनर बल्लेबाजी करने वाली अनुष्का ऑलराउंडर के तौर पर खेलती हैं। अनुष्का जल्दी भारतीय टीम में खेलती नजर आएंगी। मंत्री सिलावट ने कहा कि अनुष्का मध्य प्रदेश और देश की शान है। अनुष्का का कहना है कि वो भारतीय टीम में ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हैं। तो मध्य प्रदेश का नाम, ग्वालियर का नाम, देश का नाम विश्व के अंदर हो, यह हम इसी उद्देश्य को लेकर, इसी लक्ष्य को लेकर स्वतंत्रता सेनानी को, समाज के हर तबके को, खिलाड़ी, कला, संस्कृति मध्य प्रदेश सरकार की ओर के मुख्यमंत्री की ओर से आज हमने सम्मान किया। ये सम्मान मैं सोचता हूँ सरकार का गौरव बढ़ा है। काफी अच्छा लगा वो आए, उन्होंने अपने अच्छा हमें मतलब मेरे को इंस्पिरेट किया, अच्छे अच्छे शब्द बोले, काफी अच्छा लगा। तब जो भी बच्चा कुछ भी करने की कोशिश करता है, अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो उसका मेन एम यही रहता है कि वो देश को रिप्रेजेंट करे। तो मेरा भी यही एम है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए खेलूं और देश का नाम रोशन करूं। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आईडीए की पहली बोर्ड बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब आईएसबीटी बस स्टैंड के काम डबल शिफ्ट में किए जाएंगे ताकि तय वक्त पर आईएसबीटी का निर्माण हो पाए। इसके अलावा MR4 से आईएसबीटी के लिए अप्रोच रोड बनाने के लिए सहमति मिल चुकी है। साथ ही इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के दूसरे टेंडर जारी कर दिए गए। साथ ही पिपल्याना चौराहे ब्रिज के नीचे बनाए गए प्ले जोन के लिए जल्द ही संस्था की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा महालक्ष्मी नगर की सड़क का काम शुरू किया जाएगा। वहीं अलग अलग हाउसिंग स्कीम के विकास कार्य के लिए 1200 करोड़ का प्रस्ताव पास हुआ है, जो कि तकरीबन 1700 एकड़ जमीन पर विकसित होगा। आईएसबीटी के बारे में भी हम सोच रहे हैं कि उसका जो पूर्ण करने की अवधि है उसको जल्दी पूरा करने के लिए और डबल शिफ्ट में उसको चलाया जाए। अभी वो 24 एक शिफ्ट में चल रहा है, 12-12 घंटे 2 शिफ्ट चलाए, तो जल्दी से जो भी उसके समय उससे पहले वो पूरा हो जाए। और में कोरोना संक्रमण के चलते 2 साल से पीएचडी की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई और सबसे लंबे समय से पीएचडी करने का इंतजार कर रहे छात्रों को अब जल्द राहत मिल सकती है। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इस हफ्ते विज्ञापन जारी कर फरवरी के पहले हफ्ते में आवेदन बुलाएगी। डीएवीवी अब जल्दी ही डॉक्टोरल जो एंट्रेंस टेस्ट है उसे करवाएगी। इस बीच विश्वविद्यालय को गाइड की खाली सीटों को जानकारी जारी करनी है। हालांकि 2 साल से प्रवेश परीक्षा हुई नहीं। स्थिति यह है कि कोरोना के चलते अब भी कई पीएचडी होल्डर सबमिशन रुके पड़े हैं और इसके चलते कई सारे गाइड अब भी फ्री नहीं हुए। पीएचडी के लिए 1000 सीटों पर 31 विषय की सीटें खाली पड़ी हैं, जिसमें वाणिज्य और प्रबंधन की सबसे ज़्यादा सीटें। कुलपति ने बताया कि अब जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 2 साल से कोरोना भी तो था, अभी फिर भी कोरोना से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी सभी स्थितियां चल रही हैं। इस समय लगभग 1000 सीट्स के लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद हम लोग अभी इसकी डेट्स भी अनाउंस करने जा रहे हैं। रीवा से खबर है, जहां झिरिया स्थित बालक छात्रावास के अधीक्षक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। 2 दिन पहले रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी और आदिम जाति कल्याण विभाग की जिला संयोजक छात्रावास का निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान गंदगी देखकर कलेक्टर ने अधीक्षक उमेश कुमार साकेत को फटकार लगाई और अगले दिन निलंबन का नोटिस भेज दिया। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक को हार्ट अटैक आ गया। इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिजनों ने कलेक्टर और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की, साथ ही उचित मुआवजा मांगा है। इस मामले में अपर कलेक्टर का कहना है
कि इसके पहले भी उमेश कुमार को कई बार निलंबित किया जा चुका है। ऐसे में ये कहना कि उनकी मौत निलंबन की वजह से हुई सही नहीं होगा। उन्होंने प्रशासन से हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया है। नहीं कुछ नहीं, विद्यालय में कहीं बातें नहीं हुई और ना ही कुछ, मगर वो सस्पेंस लेटर जल्दी दे दिए और तभी से उनकी तबीयत खराब हो गई। चाहते कि सारी वो कार्रवाई की जाए डीओ और कलेक्टर के ऊपर कि उसकी जिम्मेदारी कैसे क्या हुआ वो बताएं। वो पूर्व में भी निलंबित रहे। यदि कोई ऐसी बात होती तो मतलब मेरे ख्याल से इन दोनों तथ्यों कोई संबंध नहीं है और हमेशा इस प्रकार का जब भी कोई बात या प्रयास होती है तो उद्देश्य निश्चित रूप से सुधार ही होता है। वो भी हमारा कर्मचारी था, हमारे परिवार का सदस्य था। ग्वालियर के हजीरा इलाके से सब्जी कारोबारियों को दूसरी जगह विस्थापित करने का मामला तूल पकड़ रहा है। इसी क्रम में आज सैकड़ों सब्जी वालों ने कांग्रेस के साथ मिलकर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट का घेराव किया। करीब 1 घंटे तक सिलावट को सब्जी कारोबारी ने जमीन पर बिठाए रखा। ग्वालियर की सालों पुरानी हजीरा सब्जी मंडी को प्रशासनिक अफसरों ने खाली कराकर उसे इंटक मैदान भेजा है, जिसका व्यापारी बीते 10 दिन से विरोध कर रहे हैं। आज जब मंत्री तुलसी सिलावट मोती महल में कोविड को लेकर बैठक कर रहे थे तो कांग्रेसी और सब्जी कारोबारियों ने हंगामा शुरू किया। आनन फानन में मंत्री तुलसी सिलावट उनसे मिलने पहुंचे। कांग्रेस का कहना है कि प्रशासन कारोबारियों को जबरन इंटक मैदान हॉकर जोन में भेज रहा है, जबकि ये कारोबारी जाने के लिए तैयार नहीं। वहीं तुलसीराम सिलावट ने आश्वासन दिया कि इस मामले में अधिकारियों से चर्चा के बाद कोई उचित फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं भी आपकी भावना से समझा हूं और वाकई में मुझे भी लग रहा है कि आपकी बात बिल्कुल उचित है। ये लगभग 1,500 से 2,000 लोगों का मामला है। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक गरीब को उसका हक नहीं मिल जाता, गरीब को उजाड़ में बंद नहीं हो जाता, तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। सब्जी मंडी का ज्ञापन प्रेषित हुआ है, इसको बड़ी गंभीरता से हम ले रहे हैं। कल ये लोग सब मुख्यमंत्री से भी चर्चा की है, क्योंकि सबकी हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की गरीबों। भिंड से खबर है, जहां जिला अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। बीती रात को प्रसव कराने आई एक महिला का आरोप है कि उसने रिश्वत के 5,000 रुपए नहीं दिए तो उसे अस्पताल से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद अस्पताल के गेट के बाहर महिला ने बच्चे को जन्म दिया, जिसकी कुछ घंटे बाद मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना के लिए जांच कमेटी का गठन कर दिया है। रजूपुरा गांव में रहने वाली कल्लोबाई 6 महीने की गर्भवती थी। अस्पताल ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। अस्पताल से बाहर उसे निकाला गया था, वो सड़क पर ही गिर गई और उसने बच्चे को जन्म दिया। बाद में उस बच्चे की मृत्यु होने पर जिला अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में। किसने मांगे थे और कितने मांगे थे? 5,000 किसने मांगे थे? ये लड़की नाम जानते नहीं? नाम जानते नहीं, किसी से करनी नर्स थी क्या? जाने जी जानते नहीं, अंदर सही आती है उसको आती। हाँ, अस्पताल में अंदर ही मांगे? हाँ, भीतर जी बहु हमारी लेट आए गई तब न कह रही हाथ हम तब ही लगाएंगे। प्रसूता आई थी, इनका 6 महीने का गर्भ था। डॉक्टर द्वारा इसका चेक किया गया था तो वो आईयूडी था, मतलब बच्चा पेट के अंदर ही खत्म हो गया था। इसके लिए पोस्टमार्टम भी हो रहा है सर, उसमें सारी बातें साफ हो जाएंगी और वो बच्चा पेट के अंदर ही खत्म हो गया था, उसको बता दिया था। बीबीए के फाइनल एग्जाम में चीटिंग करते पकड़े जाने के बाद एएसआई के बेटे ने खुदकुशी कर ली। उसने घर पर आकर पिता की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए एमवाई अस्पताल भेजा है। लसूड़िया थाना क्षेत्र के आनंद विहार में रहने वाले ट्रैफिक एएसआई आर के शुक्ला के 21 साल के बेटे ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से बाथरूम में जाकर खुद को गोली मार ली। इस मौके पर उसकी मौत हो गई। मौके पर इसकी मौत होने के बाद में मृतक प्रवीण शुक्ला जो कि बीबीए के छात्र थे, उनकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फाइनल ईयर के एग्जाम देने के लिए गए थे, जहां परीक्षा हॉल में चीटिंग करते पकड़े जाने पर वो खुद को अपमानित महसूस कर रहा था। काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठाने पर जब उसके पिता घर पहुंचे तो बाथरूम में खून से लथपथ उसका शव मिला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24।